नमस्कार। आज हम रैबिट एमक्यू पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक की एक गाइड है और कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये रैबिट एमक्यू आखिर है क्या और आजकल के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। गाइड कहती है ये एक ओपन सोर्स संदेश ब्रोकर है। ये शब्द तो बहुत सुना है, पर इसका मतलब क्या हुआ सिस्टम के लिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये असल में सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों के बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। एक तरह का मध्यस्थ है। मध्यस्थ? जैसे कोई पोस्ट ऑफिस। हाँ बिल्कुल, जैसे पोस्ट ऑफिस भेजने वाले से चिट्ठी लेकर पाने वाले तक पहुंचाता है, वैसे ही। और सबसे खास बात ये, उन्हें सीधे तौर पर जोड़े बिना करता है। इसी को डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग। जी, और ये एसिंक्रोनस मैसेजिंग को मुमकिन बनाता है। अच्छा, तो ये डीकपलिंग और एसिंक्रोनस, ये इतने मायने क्यों रखते हैं? मतलब क्या फायदा है इनका? देखिए, डीकपलिंग से ना सिस्टम ज्यादा लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल और मजबूत भी। अगर मान लीजिए सिस्टम का एक हिस्सा धीमा चल रहा है या खराब हो गया है, तो दूसरा हिस्सा सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता, वो अपना काम करता रहता है। समझ गया, मतलब पूरा सिस्टम ठप नहीं पड़ता। सही। और एसिंक्रोनस का मतलब है कि संदेश भेजने वाले को यानी प्रोड्यूसर को इंतजार नहीं करना पड़ता कि पाने वाला यानी कंज्यूमर संदेश को तुरंत प्रोसेस करे। अच्छा। तो प्रोड्यूसर ने मैसेज भेजा और अपना काम करता रहा। हाँ बिल्कुल। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और जरूरत पड़ने पर सिस्टम को बड़ा करना यानी स्केल करना भी आसान हो जाता है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए तो बहुत ही काम की चीज लगती है। बिल्कुल, आजकल के सिस्टम्स में तो बहुत जरूरी है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और बीच में रैबिट एमक्यू। हाँ, तो इसका जो बेसिक फ्लो है वो काफी सीधा है असल में। प्रोड्यूसर संदेश भेजता है एक एक्सचेंज को। एक्सचेंज, ये क्या होता है? एक्सचेंज एक तरह का कह सकते हैं संदेशों का सॉर्टिंग सेंटर है। वो तय करता है कि संदेश कहाँ जाएगा। फिर एक्सचेंज कुछ नियमों के आधार पर, जिन्हें बाइंडिंग्स कहते हैं, संदेश को एक या एक से ज्यादा क्यू में भेज देता है। क्यू मतलब कतार। ओके, तो एक्सचेंज ने नियम देखे और क्यू में भेज दिया। हाँ, और जो कंज्यूमर होते हैं वो इन क्यूज से जुड़े होते हैं। वो क्यू से संदेश उठाते हैं और फिर उन्हें प्रोसेस करते हैं। गाइड में अलग-अलग तरह के एक्सचेंज का जिक्र था। डायरेक्ट, टॉपिक, फैन आउट, ये सब क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे एक्सचेंज संदेशों को रूट करता है। जैसे फैन आउट एक्सचेंज हर जुड़ी हुई क्यू को संदेश की एक कॉपी भेज देता है, ब्रॉडकास्टिंग की तरह। अच्छा, सबको भेज दिया। जी। जबकि डायरेक्ट एक्सचेंज एक खास रूटिंग की के आधार पर किसी एक विशिष्ट क्यू को ही भेजता है। और टॉपिक वाला? टॉपिक एक्सचेंज थोड़ा और स्मार्ट है। वो पैटर्न मैचिंग के आधार पर रूटिंग करता है, तो आप ज्यादा जटिल तरीके से तय कर सकते हैं कि संदेश कहाँ कहाँ जाए। गाइड सही कहती है, सही एक्सचेंज चुनना जरूरी होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, गलत चुनाव से संदेश गलत जगह जा सकते हैं या बेवजह सिस्टम पर लोड पड़ सकता है। अच्छा, मान लीजिए संदेश क्यू में पहुंच गया, लेकिन कंज्यूमर उसे प्रोसेस करने से ठीक पहले ही क्रैश हो गया, तब क्या संदेश गया? नहीं, यहीं पर रैबिट एमक्यू की विश्वसनीयता वाली बातें काम आती हैं। एक बहुत जरूरी चीज है मैसेज एक्नॉलेजमेंट। टेक्नोलॉजमेंट मतलब रसीद जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। जब कंज्यूमर संदेश को सफलतापूर्वक प्रोसेस कर लेता है, वो ब्रोकर को बताता है, हाँ मैंने कर लिया। इसे कहते हैं एक्नॉलेज करना। तभी ब्रोकर उस संदेश को क्यू से हटाता है। और अगर कंज्यूमर फेल हो गया बिना बताए? तो ब्रोकर को पता चल जाता है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। वो समझ जाता है कि संदेश प्रोसेस नहीं हुआ है। हाँ। तो वो संदेश क्यू में ही रहता है या शायद किसी दूसरे तैयार कंज्यूमर को दे दिया जाता है। संदेश खोता नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है, पर अगर रैबिट एमक्यू सर्वरी बंद होकर चालू हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, तब क्यू और संदेशों को क्या होगा? उसका भी इंतजाम है। क्यू को ड्यूरेबल बनाया जा सकता है। मतलब वो सर्वर रीस्टार्ट होने पर भी बनी रहेंगी, गायब नहीं होंगी। और संदेश? संदेशों को परसिस्टेंट बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ब्रोकर उन्हें डिस्क पर सेव कर लेता है, तो अगर ब्रोकर बंद भी हो जाए, रीस्टार्ट होने पर वो संदेश वापस मिल जाते हैं। ड्यूरेबल क्यू और परसिस्टेंट मैसेज? हाँ, लेकिन गाइड एक बात पर ध्यान दिलाती है, परसिस्टेंस से विश्वसनीयता तो बढ़ती है, पर थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो सकती है, क्योंकि डिस्क पर लिखना पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो एक ट्रेड ऑफ है।
विश्वसनीयता बनाम परफॉर्मेंस। जी, हमेशा की तरह इसे बैलेंस करना पड़ता है। ये सब तो ठीक है, पर असल दुनिया में मतलब रियल वर्ल्ड में ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा? कई जगहों पर आजकल जो माइक्रो सर्विसेज का चलन है उसमें तो ये बहुत आम है। अलग अलग छोटी सर्विसेज को आपस में जोड़ने के लिए बिना उन्हें कसकर बांधे। लूज कपलिंग के लिए। बिल्कुल। फिर वर्क क्यू पैटर्न बहुत पॉपुलर है। सोचिए आपको हजारों इमेज का साइज बदलना है या बहुत सारी ईमेल भेजनी है। हाँ, ये तो भारी काम है। तो आप इन कामों को संदेश बनाकर क्यू में डाल देते हैं और कई सारे वर्कर प्रोग्राम कंज्यूमर उस क्यू से एक एक करके काम उठाते हैं और करते जाते हैं। काम बढ़ जाता है और तेजी से होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाती है। सही। और आजकल IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस से जो ढेरों डेटा आता है उसे संभालने और सही सिस्टम तक पहुंचाने में भी RabbitMQ जैसे ब्रोकर बहुत काम आते हैं। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि आजकल जिस तरह से सॉफ्टवेयर बनते हैं उसका एक बुनियादी हिस्सा बन गया है। हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम को लचीलापन देता है और जरूरत के हिसाब से बढ़ने की क्षमता देता है, स्केलेबिलिटी। सही। अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये सॉफ्टवेयर बनाने और चलाने की पूरी सोच में एक बदलाव का हिस्सा है ताकि सिस्टम आज की कॉम्प्लेक्स जरूरतों को पूरा कर सकें। और वो गाइड असाइनमेंट ऑन क्लिक वाली, उसमें तो इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और कोड उदाहरणों पर भी काफी कुछ है, जैसे आपने बताया, पाइथन जावा के लिए भी। हाँ, काफी गहराई में है वो गाइड। अच्छा, एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जैसे जैसे हमारे सिस्टम और भी ज्यादा बंटते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते जा रहे हैं और जटिल हो रहे हैं, तो RabbitMQ जैसी इन बीच वाली प्रणालियों का महत्व कैसे बदलेगा? क्या भविष्य में हमें कम्युनिकेशन के कुछ एकदम नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जिन पे हमें ध्यान देना होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या होगा? खैर, ये थी हमारी आज की चर्चा RabbitMQ पर।